रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली मीन गंडापुर के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदालत में जो असलहा और शराब बरामदगी का जो मुकदमा है, जिसमें जज के सवालात पर अली मीन गंडापुर लाजवाब। नाज़रीन, कल जब इस केस की समाअत हुई, अदालत की जानिब से अली मीन गंडापुर को सेक्शन 342 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए तलब किया गया था, तो उनके वकला अदालत में पेश हुए और उनकी तरफ से कहा गया कि आज की अदालती कार्रवाई से अली मीन गंडापुर को एग्जाम किया जाए, इस्तिस्ना दिया जाए। लेकिन जज साहब ने, मुबशर हसन चिश्ती साहब ने अली मीन गंडापुर की इस्तिस्ना की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और अपने ऑर्डर में जज साहब ने यह लिखा कि बार बार के अहकामात के बावजूद, बार बार के अदालत के ऑर्डर के बावजूद और अदालत को यकीन दहानी कराने के बावजूद अली मीन गंडापुर जानबूझ के अदालत में पेश नहीं हो रहे और जो सेक्शन 342 का स्टेटमेंट अली मीन गंडापुर का रिकॉर्ड होना है, उस बयान को कलमबंद करवाने में अली मीन गंडापुर टाल मटोल से काम ले रहे हैं। अदालत ने अपने गुज़िश्ता रोज़ के ऑर्डर में ये कहा था कि आखिरी मौका अली मीन गंडापुर को दिया जाता है कि वो आज के दिन अदालत में पेश हों, अपना बयान कलमबंद करवाएँ, और अगर वो अपना बयान कलमबंद नहीं करवाते तो इस सूरत में उनका जो दिफा का हक़ है, दिफा का हक़ ना सिर्फ क्लोज़ कर दिया जाएगा बल्कि अदालत की जानिब से इस केस का जो फ़ैसला है, उस फ़ैसले की प्रनाउंसमेंट यानी उस फ़ैसले को अनाउंस भी कर दिया जाएगा। आज अली मीन गंडापुर साहब के जो वकला अदालत में पेश हुए हैं, राजा ज़हुरुल हसन साहब, उनकी तरफ से जज साहब को, मुबशर हसन चिश्ती साहब को यह आगाह किया गया कि अली मीन गंडापुर 3 बजे अपना बयान सेक्शन 342 का कलमबंद करवाएंगे। अब बयान कैसे रिकॉर्ड होगा? वकील साहब ने कहा, गंडापुर की लीगल टीम ने कहा कि ये बयान वो वीडियो लिंक के ज़रिए रिकॉर्ड कराएंगे। अब यहाँ पर आप देखने वालों को ये बताते चलें कि जो वीडियो लिंक के ज़रिए गंडापुर की लीगल टीम कह रही है कि उनके मौक्किल का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए, कल जज साहब ने ख़ुद ये ऑफ़र किया था, गंडापुर की लीगल टीम को ऑफ़र किया था कि अगर ज़ाती तौर पे अली मीन गंडापुर पेश नहीं हो सकते तो वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हो जाएं। लेकिन गंडापुर साहब के लीगल टीम ने कहा कि नहीं, वज़ीर आला ख़ुद अदालत में पेश होकर अपना सेक्शन 342 का जो बयान है वो कलमबंद करवाना चाहते हैं। लेकिन आज कल की उस दलील से यू टर्न लिया गया और अदालत से कहा गया कि हम वीडियो लिंक के ज़रिए गंडापुर का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएंगे। अब अदालत ने गंडापुर को 3 बजे का वक्त दे दिया है, लेकिन साथ में लीगल टीम ने जो जज साहब पर कुछ बातें की, कुछ तंज़ किया, जिसमें यह कहा गया कि हमें यह बताया जाए कि जो आपने ऑर्डर में लिखा है कि अगर गंडापुर पेश नहीं होते तो आप उनका जो दिफा का राइट है उसको क्लोज़ कर देंगे, उसको ख़त्म कर देंगे। किस कानून के तहत अली मीन गंडापुर का ये जो राइट है आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं? अकबर बादशाह के दरबार का जिक्र किया अली मीन गंडापुर के वकील राजा ज़हुरुल हसन ने कि ये अकबर बादशाह की अदालत तो नहीं। अकबर बादशाह खुश होता था तो लोगों को अशरफियाँ देता था, अकबर बादशाह नाराज़ होता था, बहरम होता था तो लोगों के जो सर है वो तन से जुदा करवा देता था। हम 3 बजे अपना जो बयान है वीडियो लिंक के ज़रिए रिकॉर्ड करवाएंगे। जज साहब ने गंडापुर साहब की लीगल टीम से कहा कि आप जो बातें कमरा अदालत में कर रही हैं, जो सवालात आप उठा रहे हैं, मेरा अगर आप कल का ऑर्डर पढ़ लेते उसमें तमाम चीज़ें मैंने लिख दी हैं। फिर गंडापुर साहब की लीगल टीम कहती है कि हम जो वीडियो स्टेटमेंट है या तो आपकी अदालत में रिकॉर्ड करवाएंगे या फिर साथ वाली अदालत में अपना बयान कलमबंद करवाएंगे। तो जज साहब ने कहा कि हमारे कमरा अदालत की जो LED है वो फंक्शनल है, तो गंडापुर का जो वीडियो लिंक के ज़रिए बयान कलमबंद होगा आज 3 बजे, वो इसी अदालत में कलमबंद किया जाएगा। अब 3 बजे तक इस केस की समाअत में वक्फा कर दिया गया है, लेकिन सवाल ये है कि सेक्शन 342 का जो बयान कलमबंद होना है अली मीन गंडापुर का, जज साहब ने क्या सवालात पूछे हैं अली मीन गंडापुर से और उन सवालात पे अली मीन गंडापुर क्या लाजवाब होंगे या लाजवाब हो चुके हैं? अब वो सवालात क्या हैं? 9 सवालात हैं नाज़रीन, जिनकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहला सवाल नाज़रीन जज साहब का ये है कि आपके ख़िलाफ़ जो मुकदमा असलहा बरामदगी का, शराब बरामदगी का जो बनाया गया है, इस केस में जो प्रोसिक्यूशन के शवाहिद, जो सबूत पेश किए गए हैं, आपने उन तमाम सबूत का जायज़ा लिया है, उन तमाम शवाहिद को देखा है, जो गवाहों के बयानात कलमबंद हुए हैं, उन शवाहिद को सुना भी है अली मीन गंडापुर ने अपनी लीगल टीम के ज़रिए और उसका जायज़ा भी लिया है।
तो इस पे अली मीन गंडापुर का मौक़िफ़ क्या है, जो प्रोसिक्यूशन के उनके ख़िलाफ़ असला बरामदगी और शराब बरामदगी के जो शवाहिद हैं उस पर अली मीन गंडापुर अपने दिफा में क्या कहते हैं, ये बताया जाए। दूसरा सवाल ये है कि अक्टूबर 2016 में मजिस्ट्रेट के अहकामात की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए अली मीन गंडापुर ने एक इज्तिमा में शिरकत की। मजिस्ट्रेट के अहकामात की ख़िलाफ़ वर्जी क्यों की गई, इस पे अली मीन गंडापुर का जवाब क्या है। दूसरा सवाल अदालत का ये है, तीसरा, कि आपके जब अक्टूबर 2016 में आपकी गाड़ी को रोका गया पुलिस की तरफ से, आप गाड़ी छोड़ के फ़रार हो गए, तो पुलिस ने आपकी गाड़ी को तहवील में ले लिया। इस पे बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। चौथा सवाल ये है कि जब पुलिस ने आपकी गाड़ी को तहवील में लिया तो आपकी गाड़ी में जो गार्ड बैठे थे उन्होंने बुलेट प्रूफ जो है वो जैकेट्स पहन रखी थी और उन गार्ड से एक गैर कानूनी बग़ैर लाइसेंस के बंदूक बरामद हुई। इस पे गंडापुर का क्या कहना है कि उनके गार्ड्स के पास ये गैर कानूनी असलहा कहाँ से आया। चौथा सवाल ये है, पांचवा सवाल ये है कि गंडापुर की गाड़ी से गैर कानूनी असलहा भी मिला और शराब की बोतल भी बरामद हुई। शराब की रिकवरी पे गंडापुर का क्या स्टांस है, दिफा क्या है। और छठा सवाल ये है कि जो शराब अली मीन गंडापुर की गाड़ी से बरामद हुई, अब 2016 में अली मीन गंडापुर कोई मिनिस्टर नहीं थे। जज साहब ने छठा सवाल ये रखा है कि फ्रांसिक लैब से जो केमिकल एग्जामिनेशन करवाई गई, जो बोतल गंडापुर की गाड़ी से बरामद हुई, उसमें ये साबित हुआ फ्रांसिक लैब की रिपोर्ट में कि वो शराब थी, वो वाइन थी। तो शराब बरामद होने पे गंडापुर क्या कहते हैं, फ्रांसिक लैब की जो रिपोर्ट है उस पर उनका दिफा क्या है। सातवां सवाल ये है कि प्रोसिक्यूशन ने जो मुकदमा अली मीन गंडापुर के ख़िलाफ़ बनाया, जिन गवाहों ने अली मीन गंडापुर के ख़िलाफ़ अपने बयानात कलम बंद करवाए, ये मुकदमा क्यों बनाया गया, गवाहों ने अली मीन गंडापुर के ख़िलाफ़ बयानात क्यों कलम बंद करवाएं, इस पे जवाब दिया जाए। आठवां सवाल ये है कि क्या अली मीन गंडापुर सेक्शन 340 का बयान कलम बंद करवाने के लिए तैयार हैं। अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन 342 के स्टेटमेंट की, जो आज अली मीन गंडापुर ने रिकॉर्ड करवाना है। अब ये सेक्शन 340 का स्टेटमेंट क्या होता है। सेक्शन 340 का नाज़िम स्टेटमेंट ये होता है, जो जज साहब उनको सवाल में उनसे पूछ रहे हैं कि क्या आप हलफ उठा के, कुरान पे कसम उठा के अपना बयान कलम बंद करवाने के लिए तैयार हैं। अब देखते हैं कि इस ऑफ़र को जो जज साहब ने अली मीन गंडापुर को दी है, इसको एक्सेप्ट करके 342 के साथ 340 का बयान भी कलम बंद करवाते हैं। और नामा सवाल नाज़रीन ये है कि क्या गंडापुर अपने दिफा में कि ये मुकदमा उनके ख़िलाफ़ झूठा बनाया गया है, उनको इंतकाम का निशाना बनाया गया है, क्या अपने दिफा में गंडापुर कोई शवाहिद, कोई गवाह पेश करना चाहते हैं। तो ये 9 सवालात हैं जिनका गंडापुर साहब ने अदालत को जवाब देना है। अब देखते हैं गंडापुर साहब इन सवालात का क्या जवाब देते हैं, लाजवाब होते हैं या फिर इन सवालों का जो जवाब है वो लेके आते हैं। लेकिन सिर्फ सवाल का जवाब देना ही काफ़ी नहीं, ये शवाहिद के साथ बताना पड़ेगा। जैसे गंडापुर कहते हैं कि सियासी मुकदमा है, हमें निशाना बनाया जा रहा है, तो कैसे सियासी मुकदमा है, इस चीज़ को गंडापुर साहब को प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो अली मीन गंडापुर पे है, जब वो सेक्शन 342 का अपना बयान कलम बंद करवाएंगे। अगली खबर नाजरीन, अब 3 बजे इसकी समाअत होनी है। अगली खबर नाजरीन, कल जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज, जिन्होंने आफिया सदीकी केस की समाअत करते हुए वज़ीर आज़म को और काबीना के अरकान को जो शोकास नोटिस जारी किया, उस शोकास नोटिस के इजरा के बाद जो जज साहब ने 3 सफ़ात का कल की हेयरिंग का जो हुक्मनामा जारी किया है, उसमें नाज़रीन जज साहब ने, सरदार इजाज़ इसाक साहब ने ऐलान जंग किया है। एक तरीके से जो ऐलान जंग किया गया है जज साहब का, वो ऐलान जंग निज़ाम के ख़िलाफ़ है, अपने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के ख़िलाफ़ है। और इस हुक्मनामे में नाजरीन जो जज साहब ने तौहीन अदालत के शोकास नोटिस जारी किए गए हैं, पहला पैराग्राफ अगर आप पढ़ें तो उसमें जज साहब ने ये लिखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के बाद हाई कोर्ट को मसमार करने का जो स्क्वाड है वो स्क्वाड आ चुका है। यानी डायरेक्टली उन्होंने अपने चीफ जस्टिस को हिट किया है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतज़ामी साइड पे जुडिशल मामलात को मैनिपुलेट करने का जज साहब ने इल्ज़ाम लगाया है।
अब नाज़रीन, ये जो ऑर्डर जारी किया गया है और जो जज साहब ने अपने हुक्मनामे में लिखा, अपने रिमार्क्स में कहा कि मेरी छुट्टी तो आज से शुरू होनी थी और मैंने चीफ साहब को अपने सेक्रेटरी के ज़रिए पैगाम भिजवाया था कि कॉज लिस्ट जारी कर दें, ये मुकदमा लगा दें, मैंने इस मुकदमे को सुना है। तो उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ज़रा ये बताते हैं कि वो जो रिक्वेस्ट आई थी, जो नोट पुट हुआ था उनके सेक्रेटरी की तरफ से, वो ताख़ीर से पुट किया गया था। सरफराज डोगर साहब अपने चैम्बर से अपने घर जा चुके थे और अब इस मामले पे ये कहा जा रहा है कि ये जो मुकदमा सुना गया, इस मुकदमे की कॉज लिस्ट जो है वो जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक के स्टाफ की तरफ से जारी की गई। जबकि नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट के भी माजी के फ़ैसले मौजूद हैं, जिसमें ये करार दिया गया है कि जो कॉज लिस्ट जारी करने का अख्तियार है वो चीफ जस्टिस का होता है। ख़ास तौर पे हाई कोर्ट में चूँकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे आइनी बेंचेस अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं बना है, आइनी कमेटी भी नहीं है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो बेंच बनाने का और बेंच बनाने के साथ साथ कॉज लिस्ट जारी करने का जो अख्तियार है अदालती फ़ैसलों के मुताबिक चीफ जस्टिस का है। तो अब ये कहा जा रहा है, सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या ये जो मुकदमा सुना गया कल और इस मुकदमे की जो कॉज लिस्ट जारी की गई, क्या वो कॉज लिस्ट जिस अंदाज से जारी की गई, क्या चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो अख्तियारात हैं उनमें मुदाखलत की गई है? क्या चीफ जस्टिस का अख्तियार इस्तेमाल करके उस कॉज लिस्ट को जारी किया गया है? तो अब ये कहा जा रहा है कि इस मामले की इंक्वायरी जो है वो किए जाने का इम्कान है कि कॉज लिस्ट कैसे जारी हुई। अख्तियार तो कॉज लिस्ट जारी करने का चीफ जस्टिस का है, सरफराज डोगर साहब का है, तो ये कॉज लिस्ट कैसे जारी हो गई? तो इसके ऊपर जो है वो इंक्वायरी किए जाने का इम्कान जारी किया जा रहा है। और अगर नाज़रीन ये इंक्वायरी होती है, क्योंकि अब यहाँ पे अख्तियारात से तजावुज़ का और चीफ जस्टिस के अख्तियारात इस्तेमाल किए जाने का इल्ज़ाम है। अगर ये साबित हो जाता है कि चीफ जस्टिस के अख्तियारात को इस्तेमाल किया गया और अपने अख्तियारात से तजावुज़ किया गया, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि किसके ख़िलाफ़ फिर तादीबी कार्रवाई होगी? या तो स्टाफ के ख़िलाफ़ होगी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब के स्टाफ ने कैसे कॉज लिस्ट जारी की जब चीफ जस्टिस की ऐसी कोई अप्रूवल नहीं थी, ऐसी कोई इजाज़त नहीं थी। तो क्या सिर्फ स्टाफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी या फिर जज साहब भी इस मामले में किसी मुश्किल में फंस सकते हैं? क्या जज साहब के ख़िलाफ़ कोई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया जा सकता है अख्तियारात के तजावुज़ का? तो ये सवालात जो है ये कल की इस प्रोसीडिंग के बाद जो है वो उठना शुरू हो चुके हैं। तो देखते हैं फर्दर इस हवाले से इंक्वायरी में क्या, इंक्वायरी अगर होती है तो उसमें क्या चीज़ सामने आती है। इसके अलावा नाज़रीन, जस्टिस मंसूर शाह साहब का एक लेटर सामने आया है। 19 जून का जो सुप्रीम कोर्ट में इजलास हुआ था आइनी बेंच के जजेस की एक्सटेंशन के हवाले से, उनकी मयाद में तौसीक़ के हवाले से 19 जून का इजलास हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जो आइनी बेंच है और उस बेंच के लिए नामज़द जो जजेस हैं उसमें नवंबर 2025 तक तौसीक़ कर दी गई थी। लेकिन मंसूर शाह साहब का जो ख़त सामने आया है वो 19 जून से पहले लिखा गया। ये उस इजलास के हवाले से लिखा गया ख़त है मंसूर शाह साहब का, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि चूँकि वो दस्तयाब नहीं है तो लिहाजा जो इजलास है उस इजलास को मुलतवी कर दिया जाए, इजलास ना किया जाए। लेकिन अपने लेटर में मंसूर शाह साहब कहते हैं कि चूँकि अब मेजॉरिटी का एक प्रॉब्लम भी है, एक इशू भी है, तो शायद ये इजलास इस वजह से, अक्सरियत की वजह से मुलतवी नहीं हो सका है। लेकिन मंसूर शाह साहब ये कहते हैं कि जो आइनी बेंच के जजेस की तौसीक़ का मामला है ये तौसीक़ ना दी जाए। मंसूर शाह साहब कहते हैं क्योंकि 26वीं आइनी तरमीम एक मामला है, इसका सबसे पहले 26वीं आइनी तरमीम के केस का फ़ैसला होना चाहिए। 26वीं आइनी तरमीम की आइनी हैसियत का पहले जायज़ा लिया जाना चाहिए, फिर देखा जाए कि आइनी बेंच के जजेस को तौसीक़ देनी है नहीं देनी। लेकिन पहले 26वीं आइनी तरमीम, जिसके बाद जो इदारा है, जो अदलिया है, उसकी साख ख़राब हो रही है, ये पहले तय किया जाए, 26वीं आइनी तरमीम के मुकदमे का फ़ैसला किया जाए। और ये मयार भी सेटल होना चाहिए कि आइनी बेंच के लिए जो जजेस का मयार है कि कौन से जजेस आइनी बेंच में बैठेंगे, कौन से जजेस रेगुलर बेंच में बैठेंगे, ये मयार और इस मयार के जो रूल्स हैं वो भी फाइनलाइज होने चाहिए। तो मंसूर शाह साहब का एक और ख़त जो है वो मंजर आम पे आया है। इसके अलावा नाजरीन, अगली जो ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो ख़बर है नाजरीन जो
भगोड़ा आदिल राजा, जिनके ख़िलाफ़ पाक फ़ौज के ऑफिसर राशिद नसीर ने, शायद ब्रिगेडियर हैं या जो भी उनका रैंक है, उनकी तरफ से बरतानिया की अदालत में एक हत्या की इज़्ज़त का मुकदमा दायर किया गया था। अब उस हत्या की इज़्ज़त के मुकदमे में जो इल्ज़ामात लगाए गए थे, उन इल्ज़ामात पे आदिल राजा को राशिद नसीर साहब ने अदालत में चैलेंज किया था कि आप आके जो लगाए गए इल्ज़ामात हैं उनका जवाब दें, उनको साबित करें। लेकिन उस हत्या के मुकदमे के साथ जो सोशल मीडिया पे फ़ौजी ऑफिसर राशिद नसीर के ख़िलाफ़ जो कंपेन चलाई गई, उस कंपेन पर अलग से एक दरख्वास्त जो है वो राशिद नसीर साहब ने, पाक फ़ौज के ऑफिसर राशिद नसीर साहब ने बरतानिया की अदालत में दायर की थी कि ये डेफामेशन का सूट फाइल करने के बाद मेरे ख़िलाफ़, मेरी फैमिली के ख़िलाफ़, मेरे बच्चों के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे कंपेन चलाई गई, जिसमें थ्रेट किया गया, जिसमें हरासा किया गया और आदिल राजा के एक पैरोकार ने मेरे ऊपर कातलाना हमला किया। तो इस केस की गुज़िश्ता रोज़ जो है बरतानिया की अदालत में समाअत हुई है और कल की इस अदालत में जो राशिद नसीर साहब हैं, उन पे आदिल राजा के जो वकील थे बैरिस्टर साइमन हार्डिंग, उन्होंने जिरा की है। लेकिन जो भगोड़ा आदिल राजा है वो कमरे अदालत में मौजूद नहीं था, वो वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में पेश हुआ। लेकिन शहजाद अकबर जो कि आदिल राजा के गवाह हैं, वो विटनेस के तौर पे कमरा अदालत में मौजूद थे। और इस केस में जो जिरा हुई है, उस जिरा के बाद जो वकील हैं आदिल राजा के, उन्होंने एक सवाल किया कि ये जो आप कहते हैं कि आपको थ्रेट किया गया, तो थ्रेट से मुतल्लिक आपको कोई टेलीफोन कॉल की होगी, क्या आपने कोई शवाहिद उसके रिकॉर्ड पे पेश किए हैं? जिस पे राशिद नसीर ने जवाब ये दिया कि सोशल मीडिया के ऊपर जितना भी मवाद है जिसमें थ्रेट किया गया, जिसमें धमकियाँ दी गई, हरासमेंट की गई, वो तमाम रिकॉर्ड पे मौजूद है। लेकिन टेलीफोनिकली जो बात यहाँ पे की जा रही है, वो रिकॉर्ड मैं इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि फिर जो जिन लोगों के ज़रिए धमकियाँ दी गई, जिन रिलेटिव्स को धमकियाँ दी गई, उनके लिए भी फिर सिक्योरिटी कंसर्न्स पैदा हो जाएंगे। लेकिन जज साहब ने जो इस केस को प्रोसीड कर रहे हैं, डिप्टी जज रिचर्ड स्पेयरमैन ने यह ज़रूर कहा कि जो इल्ज़ाम लगाया गया धांधली के हवाले से राशिद नसीर पे, क्या उसका कोई सोर्स, उसके कोई शवाहिद आदिल राजा ने फ़राहम किए हैं? तो ये नाज़रीन कल की समाअत थी और कल इसमें आदिल राजा साहब फिर भागे हुए थे और अदालत में पेश नहीं हुए। लेकिन जिसका डेफेमेशन का सूट है, जिसका हरासमेंट और थ्रेट करने का केस है, पाक फ़ौज के ऑफिसर राशिद नसीर साहब वो कमरे अदालत में मौजूद थे। देखते हैं बरतानवी अदालत इस केस का क्या फ़ैसला करती है और कब इसका फ़ैसला सामने आता है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।